नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, जो प्रश्न पत्र है, भारतीय शिक्षा का विकास एवं चुनौतियां इसको कहते हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास भी इसे कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का विकास भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हमने इससे पहले के क्लास में संक्षिप्त रूप से परिचर्चा की थी भारतीय शिक्षा के इतिहास और विकास पर। आज उसमें उसकी कड़ी में आज पहली जो शिक्षा प्रणाली है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम वैदिक कालीन शिक्षा के रूप में जानते हैं। ठीक, वैदिक कालीन इसलिए क्योंकि उस समय जब समाज, ये शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, उस समय जो समाज हमारा था वो वेदों के बताए रास्ते पर चल रहा था, वेदों के आधार पर ही समाज संचालित हो रहा था। इसलिए जो शिक्षा प्रणाली उस समय विकसित हुई, डेवलप हुई, उसे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना गया। ये इसकी अवधि जो है, लगभग एक संभावित अवधि जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का अपने चरम पर ये थी। जो उस समय शिक्षा प्रणाली थी उसको हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। भारतीय शिक्षा का जो बीजारोपण था वो सुदूर अतीत से लगभग 4000 वर्ष पूर्व कहा जाता है, किंतु सुसंबद्ध स्वरूप के दर्शन वैदिक काल के आरंभ में होते हैं। ठीक, इस काल में शिक्षा पर जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे उनका आधिपत्य था। ठीक, कुछ लेखक इसे ब्राह्मणकालीन शिक्षा या ब्राह्मण शिक्षा या हिंदू शिक्षा के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, वैदिक शिक्षा की अवधि क्या थी? ठीक, वैदिक काल की अवधि क्या थी, इस पर चर्चा होती रहती है, कोई एक मत इस पर नहीं है। जर्मन विद्वान जो था मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आकर बताया कि वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी, ऐसा उसने कहा मैक्स मूलर ने। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व सिद्ध किया। पद्म श्री डॉक्टर वी श्री वाकड़कर के अनुसार वेदों की रचना 5000 ईसा पूर्व तक हो चुकी थी। ठीक, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि ज्ञान की सर्वप्रथम किरण भारत में प्रस्फुटित हुई। इसमें कोई संदेह नहीं, इस ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि ज्ञान की जो पहली किरण थी, प्रथम किरण जो थी, सर्वप्रथम किरण जो थी, वो भारत में ही प्रस्फुटित हुई थी। इसको लेकर अंग्रेज विद्वान F.W. थॉमस का एक कथन है। अंग्रेज विद्वान F.W. थॉमस के अनुसार ऐसा कोई देश नहीं संसार का, ऐसा कोई देश नहीं संसार का जिसमें ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय या इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत में। ठीक, ये थॉमस का कथन है। ठीक, वैदिक काल शिक्षा को दो उपकालों में विभाजित किया जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसको ब्राह्मण शिक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब शिक्षा का अर्थ और परिभाषा की बात कर लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ की जब हम बात करते हैं, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में लिया गया है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में लिया गया है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध,
विनय, ठीक। आधुनिक समाजशास्त्रियों के समान प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित अर्थों में किया है। डॉक्टर S.A. अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में जब हम बात करते हैं तो सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती है। सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होता है। ठीक, ये अल्तेकर का कथन है। अल्तेकर का एक कथन और हम चर्चा कर लेते हैं। वैदिक युग में, अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग में आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा, वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। ठीक, सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। फिर बात कर लेते हैं शिक्षा का महत्व। शिक्षा के महत्व की बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ठीक, इसके लिए अल्तेकर का एक कथन है। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था। शिक्षा को प्रकाश एवं शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है। ये हम शिक्षा के महत्व के बारे में कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद आती है बात शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों की। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? प्राचीन भारतीय शिक्षा के या वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे? इसमें सबसे डॉक्टर A.S. अल्तेकर का एक कथन है। A.S. अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार। ये प्राचीन काल में, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे। डॉक्टर अल्तेकर का मानना था। ठीक, इसी को हम उनकी परिभाषा के अनुसार ही हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य या आदर्श हम कह सकते हैं ज्ञान व अनुभूति पर बल। ज्ञान व अनुभूति पर बल। प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान और अनुभूति पर बल देना था। उस समय छात्रों को की मानसिक योग्यता का मानदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले
अंक, प्रमाण पत्र या उपाधि नहीं थे। इसके स्थान पर योग्यता का मानदंड उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान था, जिसका प्रमाण वो पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर देते थे। ठीक, इसको लेकर डॉक्टर वहां पर प्राचीन भारत में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता था। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता था। इसी को लेकर डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था, अपितु ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात करना था। ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध। प्राचीन काल में शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों की चित्त वृत्तियों का निरोध करना। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा को अनश्वर माना गया। अतः आत्मा के उत्थान के लिए जब तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था। ये कार्य चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, अर्थात मन पर नियंत्रण करके ही संभव है। इसलिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा चित्त वृत्तियों के निरोध का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि उनका मन इधर उधर न भटके, ठीक, और वो अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं इसको लेकर, शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वो भौतिक संसार में उलझ जाता था, जिनके कारण वो भौतिक संसार में उलझ जाता था। दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश। ठीक, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश। इसको लेकर डॉक्टर एएस अल्तेकर कहते हैं कि सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। प्राचीन भारत में शिक्षा का यह तीसरा उद्देश्य था, छात्रों में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश करना। उस समय उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था, ठीक, जो इस उद्देश्य की पूर्ति करता हो। कह सकते हो सा विद्याया विमुक्ते, विद्या वही हो जो मुक्ति प्रदान करे। जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो, ठीक, इसके द्वारा यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर चौथा उद्देश्य चरित्र का निर्माण। प्राचीन भारत में शिक्षा का चौथा उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। उस समय व्यक्ति के चरित्र को उसके पांडित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता परंतु चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये मनुस्मृति में कहा गया है कि केवल गायत्री मंत्र जानता हो जो विद्वान हो, ब्राह्मण हो, वो और चरित्रवान है अगर, तो चारों वेदों के, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। डॉक्टर वेदमित्र कहते हैं, डॉक्टर वेदमित्र के अनुसार छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। छात्रों का चरित्र निर्माण करना वैदिक कालीन शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। पांचवा है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। प्राचीन भारत में शिक्षा का पांचवा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। साथ ही गोष्ठियों और वाद विवाद सभाओं का आयोजन करके उनके विवेक,
न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उनको बलवान बनाया जाता था, बलवती बनाया जाता था। फिर है छठा उद्देश्य, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन भावना का समावेश। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। प्राचीन भारत में शिक्षा का छठा उद्देश्य था छात्रों में नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश करना। उस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जैसे अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य की निःशुल्क शिक्षा देना, दूसरों के प्रति निस्वार्थता का व्यवहार करना, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये उपदेश दिया जाता था। फिर सातवां है सामाजिक कुशलता की उन्नति। सामाजिक कुशलता की उन्नति। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामाजिक कुशलता और जीविकोपार्जन के कौशल को योग्य बनाना। बालक को सामाजिक कुशलता और जीविकोपार्जन के कौशल के योग्य बनाना, जिससे वो अपना आगे चलकर शिक्षा लेने के बाद अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। छात्रों को अपने रुचि एवं वर्ण के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। जिसका जैसा वर्ण होता था, वर्ण में और रुचि के अनुसार व्यवसाय की शिक्षा जरूर दी जाती थी, जिससे वो आगे चलकर शिक्षा लेने के बाद अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसको लेकर डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं, आर के मुखर्जी के अनुसार शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबद्ध थी। फिर आता है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखना था, जिसका कारण है कि आज वैदिक सभ्यता और संस्कृति के दर्शन हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करना वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक, ये शिक्षा के उद्देश्य कहे जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं शिक्षा का स्तर या शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी। वैदिक कालीन शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो ये कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा की बहुत चर्चा हमारे ग्रंथों में नहीं की गई है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन लोग बताते हैं कि इस शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था, इसलिए उन्होंने ग्रंथों में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं की है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा उस समय जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो विद्यारंभ संस्कार उसका होता था। 5 वर्ष का हो जाता था तो उसका विद्यारंभ संस्कार होता था। उस दिन कुल पुरोहित को बुलाकर उसको स्नान कराकर बच्चे को नए वस्त्र धारण कराए जाते थे। कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। जमीन पर सफ़ेद चद्दर फैला दी जाती थी, उस पर चावल के दाने बिखेर दिए जाते थे और गायत्री मंत्र का जाप होता था, हवन पूजन होता था। गुरु जो है बच्चे की उंगली पकड़कर उस पर चावल पर ओम लिखवाता था और उसके साथ भोजन करके दक्षिणा देकर गुरु को विदा कर दिया जाता था और बच्चे की घर की शिक्षा शुरू हो जाती थी। जो घर की शिक्षा होती थी वो उसी के साथ शुरू हो जाती थी। इसमें साधारण बोलचाल की शिक्षा, उच्चारण, लिखने की शिक्षा, पढ़ने की शिक्षा और सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, वैदिक मंत्र, भाषा, साहित्य, इसका सामान्य ज्ञान घर पर ही प्राथमिक शिक्षा घर के सदस्यों के द्वारा दी जाती थी, वहाँ पर उसको शिक्षा दी जाती थी। ठीक, फिर बात करते हैं हम। डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की लगभग होती थी। फिर उच्च शिक्षा, जब बालक की उम्र 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष हो जाती थी। 8, 11 और 12, यानी ब्राह्मण वर्ण का बच्चा जब 8 वर्ष का होता था,
क्षत्रिय वर्ण का बच्चा जब 11 वर्ष का होता था और वैश्य वर्ण का बच्चा जब 12 वर्ष का हो जाता था तो उसको गुरुकुलों में प्रवेश के लिए लाया जाता था। और गुरुकुलों में प्रवेश के लिए जो पहला संस्कार था उसको, शिक्षा का जो पहला संस्कार था विद्यालय में प्रवेश का, उपनयन था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है समीप लाना। बच्चों को गुरुओं के समीप लाया जाता था, वहाँ हवन पूजन होता था, उसको ब्रह्मचारी वस्त्र धारण कराए जाते थे, हवन पूजन होता था। इसके बाद उसको गुरुकुलों में प्रवेश दे दिया जाता था। जो पाठचर्या थी उच्च शिक्षा की, पाठचर्या परा और अपरा, परा मतलब आध्यात्मिक और अपरा मतलब लौकिक, दोनों शिक्षाओं को पाठचर्या में स्थान दिया गया था। परा के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि विषय थे और अपरा के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि विषय थे। शिक्षण विधियां जो थी उस समय, शिक्षण विधियां मुख्य रूप से मौखिक ही थी। ठीक, छात्र गुरुओं से सुनते थे, उनका अनुकरण करते थे, विषय को दोहराते थे, पाठ्य विषय का चिंतन मनन करते थे, स्वाध्याय करते थे, उसकी पुनरावृत्ति करते थे। शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि, शास्त्रार्थ विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, शास्त्रार्थ विधि और यात्रा एवं देशाटन विधियों का प्रयोग किया जाता था। फिर परीक्षाएं और उपाधियों की बात कर ली जाती है। तो परीक्षाएं और उपाधियों की जब बात करते हैं तो शिक्षा की समाप्ति पर मौखिक परीक्षा होती थी। ये 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष और 48 वर्ष की अवधि की शिक्षा होती थी। 12 वर्ष की शिक्षा अथवा एक वेदों का जो ज्ञान कर लेता था, ज्ञाता होता था, उसको स्नातक कहा जाता था। जो 24 वर्ष की शिक्षा लेता था अथवा 2 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसे वसु कहा जाता था। जो 36 वर्ष की शिक्षा लेता था और 3 वेदों का अध्ययन करता था उसको रुद्र कहा जाता था। और जो 48 वर्ष की शिक्षा लेता था और 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसे आदित्य कहा जाता था। ये उपाधियां दी जाती थी। फिर बात कर लेते हैं शिक्षण संस्थाओं की। वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी? तो शिक्षण संस्थाएं अनेक प्रकार थी। सबसे ज्यादा फेमस थी जो गुरुकुल था। इसके अलावा भी बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं, गुरुकुल के कई रूप होते थे, कई शिक्षण संस्थाएं थी। पहली शिक्षण संस्था थी टोल। टोल टोल जो था इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और एक टोल में एक शिक्षक होता था। टोल में संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी और एक टोल में एक शिक्षक होता था। दूसरा था चरण। चरण शिक्षा संस्था थी। चरण में वेद के एक अंग की, चरण जो था, चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में एक शिक्षक होता था। एक चरण में एक शिक्षक होता था। फिर तीसरा था घटिका। घटिका, इसमें धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी और इसमें एक शिक्षक होता था। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी और इसमें अनेक शिक्षक होते थे घटिका में। फिर है परिषद। परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसमें प्रायः 10 सदस्य होते थे। परिषद में प्रायः 10 सदस्य होते थे। इनमें 4 सदस्य एक एक वेद के ज्ञाता होते थे, एक सदस्य ब्रह्मचारी होता था, एक गृहस्थ होता था, एक वानप्रस्थी होता था, तीन सदस्य एक एक शास्त्र के ज्ञाता होते थे। आर के मुखर्जी कहते हैं इसको लेकर कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार कार्य में इन परिषदों का बड़ा योगदान रहा। फिर आते हैं गुरुकुल की बात कर लेते हैं। गुरुकुल, इसमें वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी और इसमें एक शिक्षक होता था। गुरुकुल में एक शिक्षक होता था। फिर विद्यापीठ की बात कर लेते हैं। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसमें अनेक शिक्षक होते थे। विशिष्ट विद्यालय फिर है। विशिष्ट विद्यालय, इनमें एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की, सूत्र विद्यालय में यज्ञ हवन आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसमें एक शिक्षक होता था विशिष्ट विद्यालय में। फिर मंदिर विद्यालय। मंदिर विद्यालय में धर्म, दर्शन और वेदों और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी।
इसमें अनेक शिक्षक होते थे मंदिर विद्यालय में। फिर चतुष्पथी, चतुष्पथी की बात करते हैं। इसमें चारों शास्त्रों दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसे ब्राह्मणीय महाविद्यालय भी कहा जाता था। इसमें एक शिक्षक होता था। फिर बात करते हैं विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालांतर में, कुछ समय बाद कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। इसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी और इनमें बनारस, नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। सबसे ज़्यादा वैदिक काल में जिस विश्वविद्यालय को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वो तक्षशिला था। तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। गांधार नरेश भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से इस नगर को बसाया था। वर्तमान में रावलपिंडी, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर उससे कुछ दूरी पर स्थित था, हूणों ने आक्रमण करके तक्षशिला को नष्ट कर दिया था। फिर बात कर लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, संक्षिप्त चर्चा इस पे कर लेते हैं। ठीक, संस्कार क्या थे? वैदिक कालीन शिक्षा के संस्कार क्या थे? अगर हम संस्कार की बात करें तो संस्कार 3 होते थे वैदिक काल में। पहला विद्यारंभ संस्कार, जो बालक 5 वर्ष का होता था, घर पर उसकी शिक्षा शुरू होती थी। घर की शिक्षा शुरुआत करने के लिए विद्यारंभ संस्कार होता था। ठीक, दूसरा संस्कार जो होता था वो उपनयन संस्कार होता था। जब बालक की उम्र क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की हो जाती थी तो उसको गुरुकुलों में प्रवेश के लिए लाया जाता था। प्रवेश के समय उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता था समीप लाना। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप लाना। बच्चे को गुरु के सम्मुख लाया जाता था। घर के वस्त्र उतार कर ब्रह्मचारी वस्त्र धारण कराए जाते थे। बच्चे को मेखला और समिधा दी जाती थी। गुरु प्रश्न पूछता था कस्य ब्रह्मचार्य से, अर्थात तुम किसके शिष्य हो? बच्चा कहता था भवता, अर्थात आपका। फिर बच्चे को यज्ञ वेदी के सम्मुख बिठाकर वेद मंत्रों से देव आराधना की जाती थी। यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। बच्चा गुरुकुल के नियमों और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का वचन देता था। गुरु उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करता था और उसके भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा की व्यवस्था करता था। ये दूसरा संस्कार था। तीसरा संस्कार था समावर्तन। बच्चों की शिक्षा पूरी होने पर यह संस्कार होता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। इसमें छात्रों को गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। हवन पूजन होता था। गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे, जिसको दीक्षांत भाषण कहा जाता था, देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार के दीक्षांत भाषण का उल्लेख है। विशेषताओं पर बात कर लेते हैं तो संस्कार पहली विशेषता थी, जो वैदिक कालीन शिक्षा के 3 संस्कार होते थे। दूसरी विशेषता थी शिक्षा प्रकृति के संपर्क में थी। शिक्षा जो थी वो प्रकृति के संपर्क में थी, प्रकृति के गोद में दी जाती थी। पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, वनों में, उसे शहर के दुनिया भर के कोलाहल वातावरण से दूर प्रकृति के गोद में शिक्षा दी जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसको लेकर कहते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन है कि भारत के वनों में सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई, भारत के वनों में सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई उसने संपूर्ण भारत को अपलावित कर दिया। तो प्रकृति की गोद में। तीसरी विशेषता आयु थी। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु सुनिश्चित की गई थी। इसमें शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्रमशः ब्राह्मण वर्ण की 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ण की 11 और वैश्य वर्ण की 12 थी। ये न्यूनतम एज थी प्रवेश की, और मैक्सिमम एज थी ब्राह्मण वर्ण की 16, क्षत्रिय वर्ण की 22 और वैश्य वर्ण की 24 वर्ष मैक्सिमम, अधिकतम उम्र होती थी प्रवेश की। तो शिक्षण सत्र की बात कर लेते हैं। शिक्षण सत्र एवं छुट्टियां भी इसकी एक विशेषताएं थी। शिक्षण सत्र सामान्यतः जो साधारणतया 12 वर्ष की थी। शिक्षण सत्र शिक्षा जो चलती थी वो अवधि थी 12 वर्ष की सामान्य तौर पर। इसके बाद
24, 36 और 48 वर्ष इसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जो स्नातक वसुरुद्र और आदित्य उपाधियों से के द्वारा उसको सम्मानित किया जाता था। साहित्य और अर्थशास्त्र के छात्रों के शिक्षण की अवधि 10 वर्ष थी। साहित्य और अर्थशास्त्र के जो छात्र होते थे उनकी शिक्षण अवधि 10 वर्ष की थी। शिक्षा सत्र जो शुरू होता था, शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को जो शिक्षण सत्र शुरू होता था, जैसे अभी हमारे यहाँ जुलाई से अप्रैल तक चलता है, जुलाई से मई तक चलता है, ठीक ऐसे ही उस समय शिक्षण सत्र जो था वो श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी समारोह से आरंभ होता था शिक्षण सत्र, और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त हो जाता था। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी समारोह से शुरू होता था और पौष मास के पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त हो जाता था। यह शिक्षण सत्र था। फिर इसकी विशेषता है निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, ये इसकी एक विशेषता थी। फिर शिक्षण विधि, वैदिक काल में शिक्षण विधियां जो थी वो 2 कथन हम इसके लिए बताएंगे आपको, जिन्होंने शिक्षण विधियों के बारे में बताया। गन्नार मिर्डल कहते हैं कि हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे, प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे। इसको लेकर डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि प्राचीन भारत में कक्षाएं छोटी होती थी और उनमें 15 से 20 छात्रों से अधिक नहीं थे, अतः शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना संभव था। फिर एक विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। वैदिक कालीन शिक्षा की वो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वैदिक काल शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध बहुत ही प्रगाढ़ मधुर थे, परस्पर श्रद्धा और विश्वास तथा प्रेम पर आधारित होते थे। गुरु अपने शिष्यों को अपने बच्चों के समान प्यार करता था और शिष्य जो होते थे अपने पिता के समान आदर करते थे, सम्मान देते थे गुरुओं को। इसको लेकर डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे, हमेशा ऐसे संबंध प्रगाढ़ बने रहते थे। अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन भी एक विशेषता है। वैदिक कालीन शिक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या बहुत ही कम होती थी, क्योंकि गुरुकुलों का जो एक इन्वायरमेंट होता था, एक माहौल होता था, एक पर्यावरण होता था, वो अनुशासित होता था। गुरु सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, ज्ञानी होते थे, विनयशील होते थे, चरित्रवान होते थे और बच्चों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे, तो बच्चे भी अनुशासित होते थे, गुरु अपने पिता के समान सम्मान देते थे, जिससे अनुशासनहीनता की समस्या नहीं पैदा होती थी। और अनुशासनहीनता की समस्या होने पर अगर कोई ऐसी समस्या आती थी तो दंड का भी प्रावधान था, लेकिन वो शारीरिक दंड का बहुत ही कम प्रावधान था। वो सांकेतिक दंड कह सकते हो, मानसिक दंड कह सकते हो। जैसे बच्चे ने कोई गलती की तो उपवास करा दिया जाता था उसका, कहते आज तुम व्रत रह जाओ, या गुरु जहाँ पढ़ाता था बाकी बच्चों को बिठाकर उनसे थोड़ी दूर अलग कर देता था कि तुम सब अभी यहाँ नहीं बैठोगे, जाओ अलग बैठो, दूर बैठो, जिससे बच्चे को अपनी गलती का पछतावा होता था और अपने उसमें सुधार कर लेता था। ये अनुशासन की समस्या थी। फिर शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। एक विशेषता वैदिक कालीन शिक्षा की यह भी थी कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी नियंत्रण नहीं था। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। स्थानीय जो राजा महाराजा होते थे उनका गुरुकुलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। जो गुरु होते थे वो अपने गुरुकुलों के मालिक थे, अपने हिसाब से अपने गुरुकुलों का संचालन करते थे। ये भी उसकी एक विशेषता थी। आय के स्रोत, वैदिक काल में शिक्षा जब निःशुल्क थी तो आय के स्रोत क्या थे? तो आय के स्रोत थे दान, दक्षिणा और भिक्षा। जो गुरुकुलों का खर्चा होता था वो दान से, दक्षिणा से और भिक्षा से गुरुकुलों का खर्चा निकल जाता था। जो स्थानीय राजा महाराजा होते थे या समाज के संपन्न वर्ग के लोग होते थे वो गुरुकुलों को पशु, वस्त्र, बर्तन, जमीन दान में दे देते थे, जिससे गुरुकुलों का खर्चा चलता था। दक्षिणा,
जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी और अपने घर वापस आने लगता था तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देता था, जिससे गुरुकुलों का खर्चा चलता था। और भिक्षा, अब जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो अपने आसपास के गांव में, नगरों में जाकर भिक्षा मांगते थे, जिससे गुरुकुलों का खर्चा चल जाता था। तो ये आय के स्रोत थे। ठीक, फिर बात करते हैं स्त्री शिक्षा, जो शिक्षा के अन्य पक्ष है। स्त्री शिक्षा, वैदिक काल में पुरुषों के समान, वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, विशंबरा, शकुंतला, अनुसुईया उस समय की विदुषी महिलाओं में मानी जाती है। अल्तेकर, डॉक्टर A.S. अल्तेकर कहते हैं कि धर्मशास्त्र युग में बालिकाओं के लिए विवाह की आयु को कम करके 12 वर्ष कर दिया गया और स्त्रियों के लिए वेद अध्ययन का निषेध कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा को प्रबल आघात पहुंचा। धर्मशास्त्र युग यानी जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का समय था। शुरुआत में वैदिक काल में स्त्रियों को समान अवसर प्राप्त थे, पुरुषों के समान अवसर प्राप्त थे शिक्षा का। फिर व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा भी उस समय दी जाती थी। गौतम धर्मसूत्र में 27 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने आर्थिक जीवन और वैभव का निर्माण करने में सफल हुआ। सैनिक शिक्षा, प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा व्यावसायिक आचार्यों द्वारा दी जाती थी। उत्तर भारत में तक्षशिला सैनिक शिक्षा का विख्यात केंद्र था। चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा की बात करते हैं तो यह शिक्षा वैश्यों के लिए थी। वैश्य वर्ण के जो थे उनके लिए वाणिज्य शिक्षा थी। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शिक्षा का पूर्ण वर्णन मिलता है। सालीहोम को पशु चिकित्सा का, सालीहोम जो थे उनको पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता था। चिकित्सा शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। चिकित्सा शिक्षा जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे। इन शिक्षकों में अश्विनी कुमारों का नाम आज भी प्रसिद्ध है। इसकी अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी। तक्षशिला जो था वो चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सैन्य शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। तो ये इसकी कुछ कमियां भी थी। वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ कमियां भी थी। इतनी विशेषताएं बता दी गई हैं तो कुछ कमियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली कमी यह थी कि लोक भाषा की उपेक्षा की गई। लोक भाषा जो पाली थी उस समय की प्राकृत थी। इन भाषाओं में शिक्षा न देकर संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं थी। इससे शिक्षा को नुकसान पहुंचा। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा की गई। ऐसे विषय कम ही रखे गए जो धर्मनिरपेक्ष थे। तीसरा, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई। जो तीसरा वर्ण था समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की शिक्षा की तो व्यवस्था की गई, लेकिन शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई। ठीक। चौथी जो इसकी कमी थी वो जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा की गई। डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि संभवतः संस्कृति पर संस्कृत जो भाषा है, संभवतः संस्कृत पर ध्यान केंद्रित रखने और लोक भाषाओं की उपेक्षा करने के कारण हिंदू शिक्षा प्रणाली जनसाधारण की शिक्षा का विकास नहीं कर सकी, कि प्रत्येक लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई। स्त्री शिक्षा की अपेक्षा ये भी इसकी एक कमी थी। समान शिक्षा का अधिकार तो प्राप्त था, पर बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था न करके इसकी अपेक्षा की गई। डॉक्टर P.N. प्रभु कहते हैं, डॉक्टर P.N. प्रभु के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं जान पड़ता। सांसारिक जीवन की अपेक्षा ब्राह्मणीय शिक्षा में जीवन के व्यवहारिक कर्तव्यों और उसके लिए व्यक्ति को तैयार करने के प्रति घृणा की प्रवृत्ति थी। सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई, केवल आध्यात्मिक जीवन पर ज्यादा फोकस किया गया। फिर है
कि नवीन धर्मों का उदय, प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष आ गए। डॉक्टर एफ ई केई के अनुसार प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे। इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने के लिए किसी प्रकार के नवीन जीवन की आवश्यकता थी। इसी कारण नवीन धर्मों का उदय हुआ, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये आए निकल कर सामने। ठीक, आज हम वर्तमान समय में प्राचीन भारतीय शिक्षा यानी वैदिक कालीन शिक्षा से क्या ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान में ग्रहण कर सकते हैं। तो पहली बात है आदर्शवादिता। हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण तथा सादा भोजन और उच्च विचार को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल कर सकते हैं। अनुशासन को हम शामिल कर सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में जो अनुशासन थे उसका आज वर्तमान में हम उपयोग कर सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध जो थे वैदिक काल में, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। आज शिक्षा के लिए एक शांत वातावरण है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षण विधियां और शिक्षा के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं। छात्रों का सरल जीवन जो था, दुनिया के चकाचौंध से दूर थे, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और अध्ययन के लिए जो विषय थे उन विषयों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का एक संक्षिप्त सा परिचय था। आगे हम बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।